स्टूडेंट, मैं हूं जेपी वर्मा और यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो एमसीक्यू चल रहे हैं उसका पार्ट 5 लेकर के आया हूं। तो हम लोग पहले से 64 नंबर के क्वेश्चन तक पूरा कर लिए थे। अब 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। समय को बर्बाद किए बिना हम आगे के क्वेश्चन पर आते हैं। बाकी आप पहले के सारे क्वेश्चन को आप रिवाइज कर रहे होंगे, उम्मीद है। तो जल्दी से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे क्वेश्चन को जल्दी से कवर कर लिया जाए ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो, ताकि आप एग्ज़ाम में एमसीक्यू में 35 में 35 ला सकेंगे। और ये वाला यूनिट ख़त्म होते ही हम दूसरे यूनिट की तरफ मूव करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी विद्युत विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। किसी विद्युत विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर परिणामी विद्युत बल होगा। परिणामी विद्युत बल कितना होगा? तो परिणामी विद्युत बल जो होता है समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को रखने पर, तो वो होता है शून्य। हमेशा क्या होगा? शून्य होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए उसका सही आंसर हो जाएगा। फिर से याद रखिए, कहता है एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को रखा गया है तो उस पर जो परिणामी बल लगता है वो शून्य लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि देखिए, थोड़ा सा समझिए इसको। ये हुआ हमारा समरूप विद्युत क्षेत्र और इसके यहाँ पर एक द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है इसमें। तो यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज है, इधर प्लस क्यू चार्ज है। अब देखिए, एक फोर्स जो लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और नेगेटिव चार्ज पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। अब दोनों पे ही यदि समरूप है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मान लिया ई है, तो इधर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा क्यू ई प्लस में, है ना, और इधर जो लगेगा माइनस क्यू ई लगेगा। अब ये दोनों का वैल्यू तो बराबर है। अब ये जो द्विध्रुव है वो घूमना चाहेगा, क्योंकि दोनों फोर्स बराबर है, दोनों फोर्स बराबर है, तो ये बल युग्म का निर्माण करेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? तब दो फोर्स बराबर और एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो परिणामी बल ऐसी कंडीशन में बिल्कुल शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, चलिए ऑप्शन नंबर ए। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है, विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव वी के बीच संबंध होता है। देखिए, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला बार बार पूछा जाता है। ये होता है ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। एक बात और याद रखिए, कभी कभी ये डेल्टा के रूप में पूछता है। इज इक्वल टू डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स माइनस के साथ, है ना। अच्छा, एक्स के जगह पर आर दे दे, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन। 67 क्या बोलता है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा? देखिए, विभव जो होता है भीतर का, हम क्या बोल रहा है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो चार्ज जो होगा गोले पर वो क्या है? धनावेश है। तो चाहे वो चालक के अंदर बात करे या चालक के गोलीय चालक के सतह पर बात करे, दोनों ही जगह विभव क्या होता है? शून्य। विभव जो होता है वो धनात्मक होगा, धनात्मक होगा और साथ ही साथ समरूप होगा। क्योंकि देखिए, ये गोला है, ये गोला है, और इस गोले के अंदर विभव निकाला जाएगा, चाहे सेंटर पर निकालो या इधर निकालो, इधर निकालो, इधर निकालो, कहीं भी निकालो, या फिर इसके सतह पे भी निकालो ना, तो विभव हर जगह क्या होगा? बराबर होगा। और साथ ही साथ धन आवेश के कारण विभव आ रहा है, तब तो ये क्या होगा? धनात्मक ही होगा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, धनात्मक और समरूप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है, आवेशित खोखला गोलाकार चालक के केंद्र पर। देखिए, फिर से क्वेश्चन आया है कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र तथा विभव दोनों ही शून्य होते हैं। देखिए, यदि आवेशित गोला है, एक खोखला गोला है, तो अंदर तो विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, ये हम लोग पहले से जानते हैं।
विद्युत क्षेत्र जो अंदर होगा वो शून्य होता है, लेकिन विभव शून्य नहीं होता। देखिए विद्युत क्षेत्र शून्य होगा लेकिन विभव शून्य नहीं होगा। जरा देखिए कौन सा ऑप्शन चूज कीजिए। विद्युत क्षेत्र तथा विभव दोनों ही शून्य होते हैं। एकदम गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। विभव शून्य होगा, विभव तो शून्य होता ही नहीं है। विभव शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र नहीं। नहीं, ये बात नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, ये बात तो सही है। आगे कहता है डी, विभव तथा विद्युत क्षेत्र दोनों ही अनंत होते हैं। ये तो और ज़्यादा माथा खराब कर दिया। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। अच्छा देखिए, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं। ये थोड़ा सा ऑप्शन को अरेंज बढ़िया से कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका ऑप्शन है ना। तो विद्युत क्षेत्र शून्य और विभव शून्य नहीं होता है। देखिए ये वीडियो को काफ़ी आराम से देखिए, समझ करके देखिए, जो वही बात बोला जाता है उसको अच्छा से ध्यान दीजिए, ताकि आपके सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा मज़ा आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना है आपको, 1 बाय 1 करके अच्छा से समझना है। इसके बाद फिर से रिवाइज भी करना है, तब आपके नंबर अच्छे आएंगे। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो विद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r। देखिए ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये डायरेक्ट फार्मूला है। इन सब पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। देखिए मात्रक जो होता है ना, क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का यदि फार्मूला का बात करें तो Q इज इक्वल टू Q इंटू 2L। तो कूलम के लिए तो Q के लिए तो कूलम लिखते हैं चार्ज के लिए, और 2L तो दूरी है तो इसके लिए मीटर लिखे हैं। तो ये क्या है, कूलोमीटर। कूलोमीटर। ये देखिए इसमें एक कन्फ्यूजन आएगा आपको, एक कन्फ्यूजन आएगा इस बात का कि कूलोम मीटर की जगह पर आपको लगेगा कि सेंटीमीटर, तो नहीं है, तो सेंटीमीटर बिल्कुल नहीं देना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हवा में स्थित हो तो इनके बीच लगने वाला विद्युत बल का परिमाण होता है। देखिए कूलॉम के नियम से विद्युत बल दिया जाता है, और वो क्या दिया जाता है, 1/4πε0 Q1 Q2 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 72 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर r, पर विभव होता है। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन 5 नंबर में बहुत आता है। ये क्वेश्चन को आप बढ़िया से देखिए, ये 5 नंबर में इतना आता है मत पूछिए। क्या कहता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद कीजिए। ये मान लेते हैं विद्युत द्विध्रुव है -q चार्ज प्लस q चार्ज, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, और जो ये इसके साथ ये विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कितना हो P, और यहाँ एंगल कितना है थीटा। तो ये r दूरी पर थीटा कोण बनाता हुआ कोई बिंदु P है। तो इसी को P पॉइंट जो लिया जाता है r, ये पोलर फॉर्म में लिया जाता है इस पॉइंट को। तो यहाँ जो बिंदु r, है ना, आपको लगेगा कि r, क्या होता है, तो r, जो होता है वो पोलर फॉर्म में पॉइंट रहता है। और यहाँ पर विभव जो होता है वो होता है 1/4πε0 P cos θ/r²। ये वाला आंसर आएगा, है ना। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर r, पर विद्युत विभव का मान होता है ऑप्शन नंबर ए 1/4πε0 P cos θ/r³। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए तो क्या होगा। देखिए दो गोला है और दोनों पर चार्ज दे दिया गया है, Q1 मान लेते हैं, Q2 दे दिया गया, और चार्ज जब दिया जाता है और फिर कहता है आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाते हैं। अब क्या हुआ, दोनों को जोड़ दिया गया। पहले तो ये सेपरेट था,
कोई चार्ज नहीं था, लेकिन चार्ज जब दिए तो आपस में इसको किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। जुड़ने के बाद क्या होगा ना, आवेश कभी नष्ट नहीं होता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत आप पढ़े होंगे, आवेश कहता है नष्ट नहीं होता है ना। तो यहाँ आवेश नष्ट नहीं होगा, ये संरक्षित रहेगा। तो क्या इसकी हानि क्या होगी, तो दोनों को जोड़ने के बाद ऊर्जा की कुछ हानि हो जाती है। तो यहाँ पर देखो दोनों गोलों की ऊर्जा संरक्षित रहती नहीं, ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, ऊर्जा में कुछ क्षति हो जाता है। दोनों का आवेश संरक्षित रहता है, आवेश संरक्षित रहता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा एवं आवेश दोनों संरक्षित रहते नहीं, ये ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो गया, आवेश संरक्षित रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए कहता है एक समान विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से विलंबित विद्युत विध्रुव स्थितिज ऊर्जा का मान महत्तम होगा जब विद्युत विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण हो। कितना हो, तो जरा देखिए, इस विद्युत विध्रुव का जो स्थितिज ऊर्जा होता है U बराबर होता है माइनस पी ई कॉस थीटा, है कि नहीं, इतना होता है, माइनस के साथ होता है। अब ये P और E के बीच का एंगल कौन है, शायद थीटा है। कहता है ये U का मान जो है मैक्सिमम होना चाहिए। तो देखिए P और E नहीं, ये कॉस थीटा पे डिपेंड करता है। कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है +1 और मिनिमम वैल्यू होता है -1। तो यदि +1 दिया जाए तो ये इस माइनस की वजह से वो माइनस में रह जाएगा, यानी न्यूनतम ही रह जाएगा। तो इस तरह से यदि थीटा का वैल्यू 180 डिग्री ले लिया जाए तो कॉस थीटा का वैल्यू -1 देगा, और -1 और माइनस ये मिल करके क्या हो देगा, प्लस हो जाएगा। यानी फाइनली कॉस थीटा का वैल्यू 180 डिग्री यानी पाई रेडियन के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये इस विद्युत स्थितिज ऊर्जा का महत्तम मान जो होगा वो पाई रेडियन और मिनिमम जो होगा वो 0 में जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यदि एक छोटे विद्युत विध्रुव के 75 नंबर क्वेश्चन, यदि एक छोटे विद्युत विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E1 हो तथा विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर 2r दूरी पर हो, 2r पर क्षेत्र की तीव्रता E2 हो, तो इनमें से कौन सा संबंध देखिए सत्य है, वो बात किया जा रहा है। तो पहली बात हम लोग जानते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय निरक्षीय वाला पहले भी क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं K और 2P/RQ, ये तो हुआ अक्षीय स्थिति वाला E1, और E2 क्या हो रहा है, E2 हो रहा है KP/RQ, ऐसा हो रहा है। लेकिन R नहीं है, ये कहता है निरक्षीय स्थिति में 2R है, ये 2R का क्यूब यदि डालेंगे तो यहाँ आएगा 8RQ। अब देखिए ये आ रहा है कितना, E2 आ रहा है वह KP/8RQ। तो हम लोग शुरू से ही जानते हैं कि अक्षीय स्थिति में जो होता है वो 2 गुना होता है निरक्षीय की तुलना में। तो यहाँ तो 1/8 ऑलरेडी आ चुका है और 2 उसके साथ फिर से लगा हुआ है, तो टोटल मिला करके क्या हो जाएगा, 8 × 2 मिल करके कितना हो जाना है, 16 गुना हो जाएगा। तो इसको और अच्छा से समझिए। देखिए यहाँ हम बात किया जाए E2 बराबर पूछा है, सब में E2 बराबर पूछा है, तो E2 बराबर क्या हो जाना है, E1 का बात किया ऊपर में, तो E1 कितना है, E1 तो है हमारा, E1 है K2P/RQ, है ना, ये देना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। E2 बराबर कितना है, KP/8RQ, और हमको यहाँ ऊपर लिखना है E1। तो E1 लिखने के लिए तो सबसे पहले हमको ये देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, E1 लिखने के लिए देना पड़ेगा K2P/RQ, ये देना पड़ेगा। अब ज़रा देखिए इसको बढ़िया से, यहाँ E1 के लिए, और वहाँ है कितना, यहाँ है 8, है ना,
और यहाँ पर 2 यदि दे दिया जाए तो यहाँ भी 2 देना पड़ेगा, तो कितना हो गया ये 16। तब ये जा कर के ये इतना का मान जो होता है वो इवन हो रहा है, और बट्टे कितना नीचे रह जाता है, बट्टे नीचे रह जाता है 16, मतलब इवन बट्टे 16। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, सारे में वेक्टर का सिंबल लगाएंगे तब जा कर के माइनस वाला पार्ट बनेगा, है ना। ये माइनस क्यों दिया, माइनस डायरेक्शन को बता रहा है। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में जो तीव्रता की दिशा होती है वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो देखिए ये वेक्टर का सिंबल नहीं दिया है तो माइनस और प्लस देना कोई मैटर नहीं दिया नहीं करता है, लेकिन जब तीर का निशान लगा हुआ वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो डायरेक्शन भी मैटर करता है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी यहाँ होगा, और बहुत अच्छा होगा यदि दोनों के ऊपर तीर लगा रहेगा। तो नहीं भी लगा रहेगा तो कभी कभी क्वेश्चन दे देगा माइनस के साथ, तो समझना माइनस दिया है डायरेक्शन की वजह से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ कहता है एक आवेशित गोलीय चालक के आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र ई तथा चालक का विद्युत विभव वी है। तो आवेश को नियत रखते हुए गोले की त्रिज्या को आधा कर दिया जाता है, तब गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव होगा। देखिए ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट याद रखिए। अच्छा एक चीज़ और बता रहे हैं कि कभी कभी क्वेश्चन आपको परेशान करेगा कि ये कैसा कैसा क्वेश्चन दे दिया है। तो जहाँ परेशान करे ना वहाँ पर स्थिर होकर के थोड़ा पेशेंस रख करके क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि कोई भी अच्छा काम ना आपको तकलीफ़ देगा ही देगा। आपको रिजल्ट अच्छा करना है तो रिजल्ट अच्छा करने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, और उसमें से कुछ इजी क्वेश्चन होगा, कुछ टफ क्वेश्चन होगा, कुछ कैलकुलेटिव होगा। तो वैसे कंडीशन में आपको घबराना नहीं है, आप पेशेंस रखिए। आपको एक बात और बताता हूँ, आपको बहुत ऐसे वीडियो मिलेंगे जिसमें 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ही दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से यही 25 क्वेश्चन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा नंबर, यहीं से आ जाएगा। तो वहाँ देखिए रिस्क होता है, वहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वही 25 क्वेश्चन के अंदर आएगा। लेकिन यूट्यूब पर अपना वीडियो लोग चलाने के लिए थंबनेल में कुछ भी लगा देता है कि इस 10 को ही कीजिए, उसी में से हो जाएगा। वैसा कोई बात नहीं होता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होगा, तब जा कर के आप सारे क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे। इसलिए मैं लाया हूँ 87 क्वेश्चन का कलेक्शन, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो। सारे क्वेश्चन चाहे जो कुछ पूछे यहाँ पर सब आप सॉल्व करने लायक बन जाएंगे। तो 76 नंबर का क्वेश्चन आप डायरेक्ट याद रखिए। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही पूछा जाता है। 2-3 चीज़ पे ध्यान रखिएगा कि पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा ही रहेगा। कहता आवेश इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र ई तथा चालक का विद्युत विभव, ये भी सब कॉमन रहेगा, ये भी कॉमन रहेगा। 2 क्वेश्चन इस तरह मिलेगा। कहता आवेश को नियत रखते हुए गोली की त्रिज्या को आधा कर दिया जाता है। आवेश को नियत रखते हुए गोले की त्रिज्या को आधा कर दिया जाता है, तब पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव होता है 4E और 2E। ध्यान से देखिएगा, आवेश को नियत रखा गया है और गोले की त्रिज्या को आधा किया गया है ना। तो विद्युत क्षेत्र 4 गुना हो गया है और विद्युत विभव 2 गुना हो गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन आपको अपने से बढ़िया से याद रखना है। यही क्वेश्चन फिर से थोड़ा सा देखिए क्या चेंज किया गया है कि एक आवेशित गोलीय चालक के आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, वही चीज़ इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र ई तथा चालक का विद्युत विभव वी है। ये दोनों ही क्वेश्चन का यदि बात किया जाए तो यहाँ तक का कहानी बिल्कुल सेम है। लेकिन अब क्या कहता है, पृष्ठ घनत्व को नियत रखते हुए, इस बार क्या बोल रहा है, पृष्ठ घनत्व, इसको घनत्व को नियत रखते हुए गोले की त्रिज्या को आधा कर दिया जाता है। यहाँ आवेश को नियत रखते हुए, और कहता है यहाँ आवेश के पृष्ठ घनत्व को नियत रखते हुए आधा कर दिया जाता है, तब गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव क्या होगा। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है
कि इसका आंसर जो होना है ए होना है, यानी विद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन उसका विभव आधा हो जाएगा। पृष्ठ घनत्व को नियत रखा जाए, त्रिज्या को आधी कर दी जाए तो इसका विभव आधी हो जाती है, v की जगह पर v/2। ये दोनों क्वेश्चन को आप दिमाग में सेट कीजिए। यदि लॉन्ग तरीके से बनाया जाएगा तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए आप याद कर रख लीजिए डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन कहता है विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है एग्जाम में। W बराबर PE1 - cos थीटा, P × 1 - cos थीटा ये विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य है। अभी उसके पहले क्वेश्चन एक को पूछा गया था U बराबर PE cos थीटा माइनस के साथ, ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा था और यहाँ विद्युत द्विध्रुव में घुमाने के लिए कार्य था, ये तो P1 - cos थीटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कहता है समांतर प्लेट वायु संधारित्र में जब वायु के स्थान पर उच्च परावैद्युतांक का एक माध्यम रख दिया जाता है तो संधारित्र की धारिता क्या होती है। कि याद रखिए, जब भी किसी संधारित्र को हवा से छोड़ करके किसी भी माध्यम में रख दिया जाए तो उस संधारित्र की धारिता हमेशा बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, याद रखने वाला चीज़ है। अगला कहता है किसी संधारित्र की धारिता समानुपाती होता है किसके। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था। समानुपाती होता है किसके? तो ना ही आवेश के होते हैं और ना ही विभव के होते हैं, यानी दोनों में से कोई किसी का नहीं होता है। ये दूसरी चीज़ का समानुपाती होता है ना। ये किसके समानुपाती होगा? यानी धारिता बढ़ती है, क्षेत्रफल जो होता है, जो प्लेट का क्षेत्रफल होता है उसके समानुपाती होता है। उन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है और माध्यम के परावैद्युतांक के समानुपाती होता है ना। ये आवेश और विभव के समानुपाती नहीं होता। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ यहाँ पर, पहले भी पूछा गया था। परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक जो होता है यहाँ पर वो होता है वोल्ट पर मीटर। परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक जो होता है वोल्ट पर मीटर होता है, एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा। अगला है 82 में शुष्क वायु का सामान्य दाब पर परावैद्युत सामर्थ्य होता है। क्या है क्वेश्चन? देखिए ये कहता है, क्वेश्चन कहता है शुष्क वायु का सामान्य दाब पर परावैद्युत सामर्थ्य जो होता है वो आप डायरेक्ट याद रखिए। ये भी डायरेक्ट याद रखिए, 4 × 10⁻²2 वोल्ट पर मीटर। 4 × 10⁻² वोल्ट पर मीटर, है ना। सॉरी, थोड़ा सा उल्टा बोल दिए हम, उल्टा बोल दिए। ये ऑप्शन नंबर सी होना है। 82 का 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर होना है। 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, ये डायरेक्ट याद रखिए। देखिए क्वेश्चन का जो आंसर है, आपको वीडियो बहुत सारा मिलेगा लेकिन सही आंसर वाला मिलना मुश्किल है। तो यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और बताते हैं, जब भी कोई वीडियो बनाता है ना तो इस तरह के वीडियो, ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो बहुत कम ही लोग बनाता है, एमसीक्यू वाला नहीं बनाता है ज़्यादातर। और मैं ये देखिए, मैं ये खुद का मेरा नोट्स है और इसका आंसर शीट भी हमारे पास रहता है जो पिछले 5-7 साल से इसी चार्ट से क्वेश्चन को टच करता है एग्ज़ाम में। तो आप एकदम आराम से बिंदास होकर के क्वेश्चन को तैयार कीजिए, एग्ज़ाम में 100% आने वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। कहता है एक वियुक्त आइसोलेटेड, वियुक्त को क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड गोले की धारिता n गुनी बढ़ जाती है तब इसे एक भूयोजित संकेंद्रीय गोले से घेर दिया जाता है। उन गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो देखिए n/n-1, ये डायरेक्ट याद रखिए आप। ये सब क्वेश्चन जो है डायरेक्ट हिट करेगा, डायरेक्ट याद रखिए कि गोले की धारिता n गुनी बढ़ जाती है, फिर क्या करता है और उसे एक संकेंद्रीय गोले से घेर दिया जाता है। उन गोले की त्रिज्याओं का अनुपात n/n-1 होना है। 44 नंबर क्वेश्चन, एक वियुक्त चालक के लिए निम्नांकित में से कौन सा अनुपात अचर होता है? देखिए 84 नंबर
84 नंबर में जो है ये गिवन चार्ज बटे पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब दिया गया आवेश बटे विभवांतर, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है बाबू, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। कहता है समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच स्लैब को रखने पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। तो स्लैब को जब रखा जाता है, कहाँ गया, समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच जब स्लैब को रखा जाता है तब विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, घट जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए एक दो प्लेट है और ये स्लैब को रख दिया, तो ये चालक है, कंडक्टिंग स्लैब के बारे में। तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है, यहाँ तो है ही नहीं। तो पहले जहाँ ज़्यादा क्षेत्र था अब वहाँ क्या हो गया, कम हो गया, तो क्या हो जाता है, घटता है। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, घटता है, विद्युत क्षेत्र घटता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 85, अब 2 क्वेश्चन मात्र बचा हुआ है। कहता है समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखने पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। तो यहाँ पर भी घटता ही है। 86 में क्या बोला गया है, समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसको बोलते हैं जो विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करे। चालक तो नहीं होता है लेकिन विद्युत क्षेत्र में जाने पर विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करने लगता है, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में करता है, जिसकी वजह से इसका विद्युत क्षेत्र क्या होता है, घट जाता है। और 87 जो लास्ट क्वेश्चन है, डेबाई किसका मात्रक होता है। डेबाई किसका मात्रक होता है, तो डेबाई जो होता है विद्युत विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है, विद्युत विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है डेबाई, जो इसका सबसे छोटा मात्रक होता है। एक होता है कूलॉम-मीटर और दूसरा होता है डेबाई, जो इसका सबसे छोटा मात्रक है। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे क्वेश्चन हम 5 पार्ट में बांट करके आप सबों को दे दिया हूँ, और इसको एक प्लेलिस्ट में भी हम दे रहे हैं ताकि आपको किसी भी तरह का समस्या ना हो ढूंढने में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बेहतर तरीके से तैयार कीजिए। एमसीक्यू के सारे क्वेश्चंस आप सबों के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए आप तैयार हो जाइए। धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको पूरा देखिए।